हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक हाइपरटेंशन पे। आइए चलिए देखते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसे लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन में जब हमारी ब्लड प्रेशर आर्टरीज में जो ब्लड रन करती हैं वो हाईली रन करने लगती हैं, उन्हीं को हाइपरटेंशन बोलते हैं। SBP विल बी मोर देन इक्वल 140 mmHg। जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वह 140 mmHg होता है तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वह मेरा 19 mmHg होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स। प्री हाइपरटेंशन मीन्स हाइपरटेंशन होने की पहले की अवस्था में हाइपरटेंशन फर्स्ट, हाइपरटेंशन सेकेंड, प्रेगनेंसी इंड्यूसेस हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के प्री स्टेज में हमारा सिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है जो कि 120 mmHg से 139 mmHg तक होता है तथा डायस्टोलिक प्रेशर जो है 18 mmHg से 89 mmHg तक होता है। चलिए स्टेज फर्स्ट की बात करें तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है 140 से 159 और डायस्टोलिक जो है 19 से 99 तक होता है। और स्टेज सेकेंड में इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि 160 mmHg से ऊपर होता है आपका सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक होता है 100 mmHg से ऊपर। क्या होता है कि प्रेगनेंसी इंड्यूसेस हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन के प्रोडक्शन के कारण ये प्रेगनेंसी के समय हमारा हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। इटोलॉजी की बात करें तो प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई काज आइडेंटिफाइड नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी में लगभग 5 से 10% तक काज का पता चलता है। और जैसे होता है कि कंजाइटल नर्विंग आर्टरी और रीनल डिजीज, मान लीजिए किसी को किडनी का डिजीज़ है, इंडोक्राइन डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और मेडिकेशन लाइक ओरल कॉन्स्टिपेटिव पिल्स और बहुत से कारण हो सकते हैं जो कि सेकेंड स्टेज में हाइपरटेंशन को बढ़ा। चलिए अब रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। हाइपरटेंशन में एज होता है लगभग 50 ईयर के ऊपर जो होते हैं उनमें हाइपरटेंशन जनरली पाया जाता है। और जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट होते हैं, या फिर हो सकता है कि अत्यधिक मात्रा में सोडियम का सेवन करते हो। यहाँ जेंडर भी डिपेंड करता है, और फैमिली हिस्ट्री, मतलब कि फैमिली हिस्ट्री अगर कोई है, शुरू से ही पारिवारिक रोग है वो भी हो सकता है। ओबेसिटी और स्ट्रेस भी हो सकता है हाइपरटेंशन का कारण। चलिए अब इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो जनरली 4 मैकेनिज्म के द्वारा मेंटेन किया जाता है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज़ ऑफ वस्कुलर एंडोथेलियम, एक्टिविटीज़ ऑफ रेनल सिस्टम, एक्टिविटीज़ ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी में बात करते हैं। तो व्हेन बीपी इज डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन ऑफ SNS विल अकर। SNS मीन्स यहाँ होगा सेंसरी नर्वस सिस्टम। द इंक्रीज SNS एक्टिविटी इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड कंट्रैक्शंस। जो हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट को और कार्डियक कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है। कहने का मतलब यही है। सेकेंड लाइन कह रहा है द इंक्रीज द हार्ट रेट एंड द कार्डियक कंट्रैक्शन प्रोड्यूस वैसो कंट्रैक्शन इन द पेरिफेरल आर्टरीज एंड प्रमोट्स द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम किडनी। यह हमारा हार्ट रेट को बढ़ा देता है, कार्डियक कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है और पेरिफेरल आर्टरियोल को प्रमोट करता है। और हमारी जो किडनी है
वो रेनिन का सिंथेसिस ज़्यादा करने लगती है। थर्ड लाइन करें, द नेट इफेक्ट ऑफ एसएनएस एक्टिवेशन इज इंक्रीज द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है। जो हमारा बीपी है वह कार्डियक आउटपुट और सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का यही मतलब है। और दूसरे में बात करते हैं द एक्टिवेशन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम। इसमें क्या होता है कि वैसो एंडोथेलियम जो होता है मेरा, वो सिंगल लेयर लाइन ब्लड वेसल होता है और यह वैसो कंट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ग्रोथ फैक्टर लाइक नाइट्रिक एसिड, एंडोथेलियम एक्स्ट्रा, दी सब्सटेंस आर पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर एंड काज इंक्रीज ब्लड प्रेशर लेवल। यह हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को भी बढ़ाने का कार्य करता है। देखिए ये मेरा एक्टिविटी ऑफ रेनॉल्ड सिस्टम है। जब ब्रेडियोकाइनिन एंजियोटेंसिन एंजाइम की उपस्थिति में इनोवेटिव पेप्टाइड बनाता है तो बी के रिसेप्टर नाइट्रिक ऑक्साइड और वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस करते हैं और सेकेंड तरफ एंजियोटेंसिन रेनिन की उपस्थिति में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है और ऐसी एंजाइम की उपस्थिति में ये 81 रिसेप्टर में बदलता है 81 ब्लॉकर से और ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। क्लासिक एंडोथेलियम इफेक्ट सोडियम एंड H2O रिटेंशन, ये सोडियम और H2O को बाहर निकालता है और पोटेशियम और मैग्नीशियम का भी लॉस होता है। ये मेरा पूरा सिस्टम है। अब बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। जब हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड स्टिमुलेट होता है तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है किडनी को रिटेन सोडियम एंड वाटर, जो कि सोडियम और वाटर को बाहर निकालता है। दस द बीपी एंड कार्डियक आउटपुट गेट इंक्रीज। इसके कारण बीपी और कार्डियक आउटपुट हमारा बढ़ जाता है। इसके सिम्टम की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सम टाइम बीपी जो होता है हमारा, इसमें कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर डिजीज़ भी कहा जाता है। लेकिन सम पेशेंट्स गिवन डेट सिम्टम्स आल्सो, जो हैं सीवियर हेडेक, सर में दर्द, ब्लड विजन, धुंधलापन का दिखना, डिजीनेस, सिर चकराना, उल्टी का अनुभव करना, थकान, कन्फ्यूज़न, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, इनरेगुलर हार्ट बीट एंड पॉलीप्लिडीमिया मीन्स ऑप्टिक नर्व का स्वेलिंग हो जाना। और इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन, जो पेशेंट का हिस्ट्री है उसको देखा जाता है और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस देखा जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ मिलाइटस तो नहीं है कहीं, और उसका ब्लड काउंट चेक किया जाता है और चेस्ट एक्सरे किया जाता है और ECG किया जाता है कि कहीं हमारी नर्व्स ब्लॉक तो नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में जो है वो हमारा दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, हम अपने लाइफ स्टाइल को बदल कर। दूसरा का है फिजियोलॉजिकल थेरेपी। फिजियोलॉजिकल थेरेपी मतलब दवाओं के प्रयोग से हम कैसे सही कर सकते हैं हाइपरटेंशन को। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है वेट रिडक्शन, वेट का कम करना, सोडियम इंटेक का कम करना, सोडियम कम लेना, एल्कोहल कम करना, एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में देखते हैं वेरियस ग्रुप ऑफ ड्रग आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में वेरियस प्रकार के भिन्न प्रकार के ड्रग्स इसको ट्रीट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। ड्रग्स आर कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जो ड्रग्स इसमें यूज होती हैं उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी कहते हैं। डायूरेटिक्स, इट हेल्प द किडनी टू इनहिबिट द सोडियम
reabsorption in the distal convoluted tubules, ascending limbs and loop of Henle। ये कुछ दवाओं को नाम दिए हैं जैसे क्लोरोथाइजाइड, फ्लोरोसिमाइड। ये दवाएं हैं जो डायूरेटिक्स की काम करते हैं। वो किडनी से सोडियम को इनहिबिट रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, ये जनरली जो ड्रग्स होती हैं वे हमारी हार्ट के वर्कलोड को कम करती हैं तथा ब्लड वेसल को डाइल्यूट करती हैं, जिससे हार्ट स्लोली बीट करता है और कम फोर्स लगता है। जैसे दवाएं हैं इसकी एंटीनॉल, प्रोपेनॉल। और अल्फा ब्लॉकर्स की बात करें तो दिस मेडिकेशन कॉज द पेरिफेरल वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल को डाइल्यूट कर देती हैं, जैसे प्रासोनासिन। यहाँ पे देखिए वैसोडाइल्यूटस दिया गया, मीन्स जो हमारी नर्व्स टाइट है, जो उसको जो नैरो है उसको डाइल्यूट करती हैं, उसको वैसोडाइल्यूटर कहते हैं। इसका ड्रग है जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड। ये सब ड्रग्स हैं जो हमारे वैसोडाइल्यूटर का काम करती हैं। ACE इनहिबिटर, दिस ग्रुप ऑफ मेडिकेशन विल रिड्यूस द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड टू एंजियोटेंसिन सेकेंड एंड प्रिवेंट वैसोकंस्ट्रिक्शन। ये क्या होते हैं कि एंजियोटेंसिन एंजाइम फर्स्ट और एंजियोटेंसिन एंजाइम सेकेंड में कन्वर्ट होने से रोकती हैं, इसीलिए इनको ACE इनहिबिटर भी कहा जाता है। और बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दिस मेडिसिन विल ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम इनटू द सेल कॉजिंग वैसोडाइलेशन एंड डिक्रीज द हार्ट रेट। ये क्या करती हैं कि हमारी सेल्स को डाइल्यूट करती हैं और इसके कारण जो हमारा हार्ट रेट होता है वो कम हो जाता है। जैसे एमालोडोपिन, वेरापिलिन। अल्टरनेटिव थेरेपीज भी दी जाती हैं जैसे रेगुलेट ब्लड प्रेशर, इंक्लूड रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड डाइवर्सनल थेरेपीज होती हैं, ऐसे हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं और हम उपचार कर सकते हैं। थैंक यू।